हेलो स्टूडेंट। तो आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो क्लास 10 में इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, लेसन 1 चैप्टर 1 विकास। तो पिछले वीडियो में जो चैप्टर 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हम कहाँ तक पढ़े थे कि आय के बारे में पढ़े थे कि कौन सा देश विकसित या समृद्ध देश कहलाता है और कौन सा देश निम्न आय वाला, कौन सा देश मध्यम आय वाले देश हैं, यानी कि जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। जिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वे समृद्ध देशों में आते हैं। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है वो निम्न आय वाले देश में आते हैं। निम्न मतलब कम समृद्ध वाले देश में आते हैं, गरीब देश में आते हैं। जिनकी आय मध्यम है, जैसे भारत की आय मध्यम है, प्रति व्यक्ति आय मध्यम है, तो यह मध्यम श्रेणी में भारत आता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे और उसी से संबंधित औसत आय। औसत आय क्या होता है? औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय होता है। यानी कि औसत आय कैसे निकाला जाता है? अगर औसत आय निकालना है, किसी देश का निकालना हो या किसी राज्य का निकालना हो या किसी परिवार का निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है? वो प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय हो जाता है। जैसे कि किसी देश परिवार में ही ले लीजिए कि औसत आय कैसे निकाला जाएगा कि परिवार के 5 सदस्य काम कर रहे हैं, कुल का योग करने के बाद जितना योग आता है, कुल कितना कमा रहे हैं, उसमें से जितने सदस्य हैं उससे हम क्या करें, डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो औसत आय निकल जाता है। उदाहरण से मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यद्यपि औसत औसत आय जो है वो तुलना के लिए उपयोगी है। जो औसत आय होता है उसको तुलना के लिए उसको हम कह सकते हैं कि ये उपयोगी है, लेकिन फिर भी यह असमानताएं छुपा देती है। फिर भी क्या होता है कि औसत आय में, औसत आय से तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। औसत आय जो है वो तुलना की जाती है, गरीब या धनी देश, कौन गरीब है कौन धनी, इसके बारे में तुलना की जाती है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी असमानताएं छुपी होती हैं। मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए कि एक देश है, ये देश है, देश को, एक देश है ख, एक देश है क और एक देश है ख। अब मान लीजिए इसमें 5 व्यक्ति हैं। देश में 5 व्यक्ति हैं। एक कमाता है 9,000, एक कमाता है 10,000, एक कमाता है 11,000, एक कमाता है 12,000, एक कमाता है 13,000। इसी तरह से जो देश ख है उसमें एक व्यक्ति कमाता है 500, दूसरा व्यक्ति 500 कमाता है, तीसरा व्यक्ति 500 कमाता है, चौथा व्यक्ति भी 500 कमाता है। तो आपका अब जो 5वां व्यक्ति है वो कमाता है 42,000। तो अब देखिए, इस तरह से अब इस ये देश है, एक टाइप का देश है, ये दूसरे टाइप का देश है, ये दूसरा देश है। तो इसमें जो है पांच पांच व्यक्तियों पे देखा गया कि एक व्यक्ति 9,000 कमाता है, एक व्यक्ति 10, एक व्यक्ति 11, एक व्यक्ति 12, एक व्यक्ति 13। इसका औसत क्या होगा? 10, 11, 21, 30, 45, लगभग ये 45,000 इसका हो रहा है देश का कुल आय। और जो औसत निकालेंगे तो कितना हो रहा है? लगभग 9,000। औसत कितना हो रहा है? 9,000। इस तरह से ये जो है 500, 500, 502 यानी 44 हो रहा है। ये लगभग 11,000। ये देखिए 9,000, 10,000, 19 और 11 कितना हो गया? 30,000 और 10, 20, 50, 55। ये हो रहा है 11,000। 11,000 इसका जो प्रति व्यक्ति आय निकल रहा है 11,000। इन देशों का भी कितना हो रहा है? 42, 43, ये भी कितना हो रहा है? 5 व्यक्ति है ना, 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति में कितना हजार हो रहा है? 42, 43, 44। मान लीजिए ये कमाता है आपका 50,000। तो कितना होगा? 50, 2, 52,000। तो 52,000 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये लगभग कितना हो रहा है? 52,000 हो रहा है। तो 10 50, 10,000 और 2,000 में 5 करेंगे, 4 20।
10,400 के आसपास मान लीजिए ये हो रहा है। तो देखिए अब आपकी इसमें कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकास कम विकसित है, इससे अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। अब अगर हम कुल आय के हिसाब से देखें या औसत या प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कौन सा देश विकसित है, कौन सा कम विकसित है। अब हमें अगर कहा चुनना हो कि हम किस देश में रहना पसंद करेंगे, अब हमको चुनना हो कि हमें किस देश में रहना पसंद करेंगे, तो हम इनमें से ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, हमें से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम देश क में रहना पसंद करेंगे। अगर ये कहा जाए कि हमें अपने हिसाब से चुनने को मिले कि हम 5वें व्यक्ति अगर हो जाए, मतलब हमें चुनने को कहा जाए कि आप अपने हिसाब से कोई भी व्यक्ति का स्थान चुन सकते हैं, तो हम कहेंगे हमें 5वां व्यक्ति बनना है, 5वें व्यक्ति आय चाहिए, तो हम निश्चित रूप से देश ख में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि देश ख में 5वां जो व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है। लेकिन अगर लॉटरी के हिसाब से, लॉटरी संख्या के हिसाब से कहा जाए चुनने के लिए कि लॉटरी पे जिसका नंबर जो आएगा वो उस देश के उस व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा, तो उस हिसाब से हम तो किस देश में रहना पसंद करेंगे, उससे अच्छा बहुत सारे लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। अगर चुन के रहना हो तो हम देश ख में रहेंगे और 5वें व्यक्ति में रहेंगे क्योंकि ये 50,000 कमा रहा है। लेकिन अगर चुनना ना हो, अपने आप अगर लॉटरी संख्या के द्वारा अगर चुनाव किया जाए तो हम देश ख में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग सभी व्यक्ति की आय लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा या अधिक है, और यहाँ पे व्यक्ति कम गरीब है। इसके तुलना में देश ख के तुलना में देश क में कम व्यक्ति न तो बहुत ज्यादा धनी ही है न तो बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि इनकी जो आय है 9,000, 10,000, 11,000 इस तरह की आय है। जबकि देश क में चार किस्म के व्यक्ति बहुत ही गरीब है, 500 कमाते हैं। तो हम किस देश में रहना पसंद करेंगे, हम देश क में रहना पसंद करेंगे। और अगर लॉटरी के द्वारा अगर हमें मुंह मांगे स्थान पे रहना हो तो किस देश में रहना पसंद करेंगे, देश क में रहना पसंद करेंगे। तो इसमें लगभग जो आय है लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर है, जबकि इसमें क्या है बहुत, लेकिन अब जो प्रति व्यक्ति आय अगर ज्ञात किया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय तो दोनों का लगभग सेम आ रहा है, 400, 500 या 1000 का अंतर है, तो प्रति व्यक्ति आय सेम आ रहा है, राष्ट्रीय जो औसत आय वो भी सेम आ रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि इस टाइप के देश में ज्यादा क्या होता है, इस टाइप के देश में औसत आय की तुलना उपयोगी, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि औसत आय की तुलना उपयोगी नहीं, असमानताएं इसमें ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि धन का जो वितरण होता है वो असमान होता है। यहाँ पे जो धन का देश ख में धन का वितरण क्या है, असमान है। ये 4 व्यक्ति बहुत ही कम कमा रहे हैं, जबकि ये 5वां व्यक्ति बहुत अधिक इकट्ठा किए हुए, जबकि देश क टाइप में धन का वितरण ज्यादा असमान नहीं है, इसमें बहुत ही कम अंतर पाया जाएगा आय में बहुत ही कम अंतर है, जबकि देश ख में आय में बहुत अधिक अंतर पाया जाएगा। तो इस तरह से औसत आय के हिसाब से किसी भी देश की, कौन सा देश समृद्ध है या कौन सा देश बहुत गरीब है, इसकी तुलना करना किया जाता है, लेकिन ये उपयोगी नहीं है, हर जगह पे उपयोगी नहीं है, इसमें असमानताएं पाई जाती है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें असमानताएं पाई जा रही हैं, औसत आय दोनों की बराबर है, लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा गरीब देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे न तो ज्यादा गरीब है न तो ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पे क्या है, असमानताएं देखने को मिलती हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, आय और आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस सारणी के द्वारा। तो अगला है आय और अन्य मापदंड। देखिए जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा था, पिछले जब टॉपिक में हम पढ़े थे, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो क्या पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते। पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि लोग जो होते हैं सिर्फ बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते कि हमको बेहतर आय मिले, 20,000 या 30,000 या 50,000 की आय हो, वो इसके साथ साथ क्या सोचते हैं, इसके साथ साथ वो सुरक्षा की भावना हो, उनके जॉब में, उनके नौकरी में, उनके काम में सुरक्षा की भावना हो, उनको सभी लोग आदर की दृष्टि से देखें। आय तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ तो क्या करें, लोग उनको आदर की दृष्टि से देखें और उनका सम्मान हो, समाज में उनका सम्मान हो। तो
तो वो लोग पैसे के साथ साथ, आय के साथ साथ जो अभौतिक चीजें हैं उसके बारे में भी सोचते हैं। यही हम किसी देश के लिए लागू कर सकते हैं। किसी देश में भी यही होता है कि जब किसी देश की हम गणना करते हैं तो उसमें आय के साथ साथ अन्य विशेषताओं को भी देखा जाता है। जब किसी देश के समृद्ध या गरीब या उसकी श्रेणी जब निकालते हैं तो ये सिर्फ नहीं देखा जाता कि वहाँ पे आय कितनी है, किसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है। उसके साथ साथ क्या देखा जाता है, आय के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो अन्य सुविधाएं होती हैं, जो अन्य विशेषताएं हैं उस देश की, वो कैसी हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा ही देखेंगे। देखिए अब हम भारत के एक राज्य के कुछ राज्यों के नाम ले रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, केरल है और बिहार है। मान लीजिए कि हरियाणा, ये एक रिपोर्ट है, तो हरियाणा की जो औसत हरियाणा की जो आय है 1,60,000, केरल का 1,00,000 लगभग 1,40,000 और बिहार का लगभग 31,000। ये शायद रिपोर्ट आया था 2015 या 16 में। ये जो रिपोर्ट था 2015 या 16 का ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट जो है कब का है, 2015-16 का। ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय। देखिए ये जो है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको हम अगर प्रति व्यक्ति आय मान लें, औसत आय मान लें, तो क्या देख रहे हैं कि हरियाणा जो है वो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,00,000 लगभग 1,60,000 है। केरल की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लगभग 1,40,000 है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लगभग 31,000 है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हरियाणा का व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, हरियाणा का एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है, 1,60,000। हरियाणा का व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है, 1,60,000। जबकि बिहार का व्यक्ति कितना कमाता है, सिर्फ 31,000 और केरल का 1,40,000। अब इससे अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये कहें कि कौन सा देश, कौन सा राज्य समृद्ध है, कौन सा राज्य गरीब है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि हरियाणा जो है वो सबसे समृद्धशाली राज्य है इन तीनों के तुलना में। इन तीनों की तुलना में, जब तीनों की तुलना की जा रही है तो सबसे समृद्धशाली राज्य कौन आ रहा है, हरियाणा आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जबकि बिहार जो है वो सबसे गरीब, इन तीनों में सबसे गरीब राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय व प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है वो कितना है, सिर्फ 31,000। तो इस हिसाब से हरियाणा जो है वो सबसे धनी राज्य है, जबकि बिहार क्या है, वो सबसे गरीब राज्य है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ आय के हिसाब से जानना हो तो हम ये कर सकते हैं कि हरियाणा और बिहार, हरियाणा सबसे धनी राज्य है, बिहार सबसे गरीब राज्य है। अब एक और हम आंकड़ा देखेंगे, उस आंकड़े के हिसाब से हम ये पता करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही वो नहीं है मापन कि हम ये मतलब कि जान लें कि कोई राज्य धनी है या गरीब है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्य क्या कहते हैं, सिर्फ आय के हिसाब से ही, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ही, औसत आय के हिसाब से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा राज्य गरीब है, कौन सा राज्य अमीर है। तो एक और रिपोर्ट देखते हैं, एक और सारणी के द्वारा। इसमें भी हम तीनों का उदाहरण लेंगे, हरियाणा, केरल, अब ये जो हम आंकड़ा लेंगे, ये शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। ये शिशु मृत्यु दर है, ये साक्षरता दर है और ये है निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति।
शिशु मृत्यु दर का मतलब ये है कि 1000 व्यक्तियों पे 1000 व्यक्ति पे जितने शिशुओं की मृत्यु होती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी 1 वर्ष से कम उम्र के जितने शिशु मरते हैं 1000 पे, वो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। साक्षरता का मतलब क्या है कि 7 साल से ऊपर वाले कितने व्यक्ति पढ़े हुए हैं वो साक्षरता प्रतिशत उससे निकाला। कुल जनसंख्या में 7 वर्ष से अधिक कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उसका परसेंट जो होता है वो साक्षरता परसेंट होता है। ये निवल उपस्थिति का मतलब क्या है कि निवल उपस्थिति का मतलब यह है कि 14 से 15 वर्ष की आयु के कितने बच्चे पढ़ने योग्य हैं, यानी कि कितने बच्चे पढ़ते हैं और 14 से 15 वर्ष के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी उम्र के कुल कितने बच्चे हैं उससे एक परसेंटेज निकाला जाता है, तो वो होता है निवल उपस्थिति। तो जो शिशु मृत्यु दर है वो हरियाणा का कितना है? 33 है, केरल का कितना है? 10 है और बिहार का 38 है। ये किसका है? हरियाणा का 33, केरल का 10, बिहार का 38। और ये जो आंकड़ा है 2016 का है। वही साक्षरता जो है ये 2011 का, साक्षरता का है 2011 का है। तो साक्षरता 2011 के अनुसार हरियाणा में 82%, केरल में 74%, सॉरी 94% और बिहार में कितना है? 62% है। इसी तरह से ये जो निवल उपस्थिति है वो हरियाणा में 61% है और इसके साथ साथ केरल में 83 और इसमें बिहार में 83। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या कि हरियाणा में प्रति 1000 पे कितने शिशुओं की मृत्यु होती है? 33, केरल में 10, बिहार में 38। 2011 के अनुसार हरियाणा में 82% लोग साक्षर हैं, यहाँ पे 94% लोग और बिहार में कितने हैं? 62% लोग। इस तरह से निवल उपस्थिति 61% है हरियाणा की, केरल की 83 और बिहार की 43। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पहला हम आंकड़ा देखे हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, उसमें क्या हमने देखा कि हरियाणा की आय ज्यादा थी। हरियाणा की आय कितनी थी? ज्यादा थी। उसमें हमने क्या देखा कि हरियाणा की आय ज्यादा थी, लेकिन अब हरियाणा की आय तो ज्यादा थी लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि अब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर वो केरल की कम है, हरियाणा से लगभग 3 गुना कम है। उसमें हरियाणा की आय तो ज्यादा थी, हरियाणा की आय ज्यादा थी ना, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे हरियाणा की शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, केरल की कम है। हरियाणा के मुकाबले केरल की कम है। क्यों? ऐसा क्यों है? हरियाणा के पास पैसा है, हरियाणा के पास काफी कुछ चीजें हैं, हरियाणा के पास क्या है? पैसा है, उसके पास ज्यादा चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों है? तो इसका मतलब यह है कि विकास जो होता है, विकास को मापने के लिए सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही जरूरी नहीं है। विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ अन्य चीजें भी देखी जाती हैं। तो अन्य चीजों में स्वास्थ्य देखा गया, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता देखा गया। अब यहाँ देखिए, हरियाणा का शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, केरल का कम है। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि पैसा होने के बावजूद यहाँ पे ज्यादा लोग मर रहे हैं, यहाँ पे कम पैसे होने के बावजूद हरियाणा में जो है वो साक्षरता कम है, केरल में साक्षरता ज्यादा है। हरियाणा में सिर्फ 82% है, केरल में 84% है। इसके साथ साथ अगर हम एक और आंकड़ा देखें तो देखिए, सभी की अब जब बच्चे पैदा होते हैं किसी के घर, तो माँ बाप बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन अचानक अगर उनका बच्चा 1 दिन के अंदर ही मर जाए या गर्भ में ही मर जाता है तो वे काफी दुखी होते हैं। तो अब इसके मामले में किस राज्य में उसके लिए अच्छी व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था की गई, व्यवस्था किस राज्य में स्वास्थ्य के लिए उतनी उत्तम व्यवस्था नहीं की गई है, ये इसके निर्भर करता है कि जहाँ पे शिशु ज्यादा मर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान न तो मतलब सरकार दे रही है, न तो वहाँ के उस परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, इसलिए यहाँ पे शिशुओं की मरने की संख्या ज्यादा थी। अब केरल में क्योंकि हरियाणा के मुकाबले आया तो केरल की कम थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देने के कारण यहाँ पे शिशुओं की मृत्यु कम है। तो एक और उदाहरण के द्वारा हम देखने की कोशिश करें, ये जो निवल उपस्थिति है इसका क्या मतलब है? ये साक्षरता है, यानी कि आपका 62% है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों ने 62% साक्षरता हासिल की। जो लगभग हम ये कह सकते हैं 14 वर्ष तक के बच्चे 8 तक पढ़ते हैं, तो 8 तक कितने ने पढ़ा? 62% लोगों ने।
6 से 14 वर्ष के बच्चे 8 तक मान लीजिए पढ़ते हैं, तो 62% लोगों ने क्या 8 तक पढ़ा। लेकिन उसके बाद 8 के बाद की पढ़ाई के लिए 62% से 43%, यानी कि एक तिहाई बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा 8 के बाद 8वीं के बाद क्या होगा, एक तिहाई बच्चों ने क्या की पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि बिहार में जो साक्षरता है वो 8वीं के बाद क्या होती है, कम हो जाती है। 8वीं तक 62% लोग पढ़ते हैं, उसके बाद से जो आंकड़ा है वो घट जाता है। तो 8 के बाद से जो आंकड़ा वो एक तिहाई घट जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप ये सोच लें, अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं, अगर आप बिहार में हैं तो हो सकता है कि आप 8वीं के बाद पढ़ न पाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या तुरंत घट जाती है। अगर बिहार में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो उनका परसेंट ये निवल उपस्थिति क्या है कि उसके बाद 8वीं के बाद जो 14 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनकी संख्या क्या होती है, पढ़ाई में घट जाती है। तो हम इस आधार पे क्या कर सकते हैं, इस सारणी के आधार पे ये हमने ज्ञात करने की कोशिश की कि किसी भी देश या किसी का भी विकास या राज्य का विकास सिर्फ औसत आय या प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से नहीं लगाया जाता है, बल्कि कैसे, उसके लिए शिशु मृत्यु दर भी जरूरी है, साक्षरता जरूरी है, निवल उपस्थिति, इन सभी आंकड़ों को क्या किया जाता है, एक साथ मिला के उसके बाद और आय सबको एक साथ मिलाने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है किस राज्य की आय, किस देश की स्थिति, कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा राज्य विकास कर रहा है, तो सिर्फ औसत आय पे निर्भर नहीं करता है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। आई होप ये इस हिसाब से आपको समझ में आएगा, इस सारणी के हिसाब से। अगला पॉइंट है सार्वजनिक सुविधाएं। अब सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सार्वजनिक सुविधाएं देखिए वे सुविधाएं जो जिसका उपयोग सभी लोग समान रूप से करते हैं, आम नागरिक समान रूप से, आम आदमी समान रूप से करते हैं, सभी लोग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक सुविधाएं। वे सुविधाएं जिनका उपयोग सभी लोग समान रूप से करते हैं, सभी लोग करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक सुविधाएं। जैसे ये स्कूल हो गया, ये स्कूल क्या है, ये एक सार्वजनिक संस्था है, तो इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मापदंड किया गया है कि कोई गरीब है तो वो इसका उपयोग नहीं कर सकता, या धनवान है तो वो इसका उपयोग नहीं, सभी लोग इसका उपयोग, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सभी लोग इस स्कूल का उपयोग कर सकते, मतलब इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। पार्क हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड, बस और बहुत सारी चीजें हैं, पार्क, क्रिकेट प्लेग्राउंड, ये सभी क्या है, सार्वजनिक चीज है जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं उसी को सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। देखिए ऐसा क्यों होगा, पिछले सारणी में हमने क्या देखा कि ऐसा क्यों होगा कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल से अधिक है। हमने देखा ना कि हरियाणा की जो तीनों राज्यों की तुलना हमने किया तो क्या देखा कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो केरल से अधिक थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे था। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में तो केरल से आगे था, लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें वो केरल से पीछे था। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे था, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में वो केरल से पीछे था, शिशु मृत्यु दर के क्षेत्र में वो केरल से पीछे था, यहाँ तक कि निवल जो उपस्थिति थी उसमें भी वह केरल से पीछे था। तो इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि हम जो हमारे पास पैसा हो उससे हम सभी वस्तुओं को खरीद सकें। ऐसा आवश्यक नहीं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम सभी आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिनकी हमारे जीवन में, हमारे बेहतर जीवन में जिनके लिए जो आवश्यक है, हम सभी को खरीद नहीं सकते। आय क्या करता है, आय संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। आय क्या है, आय पर्याप्त रूप से संपूर्ण सूचक नहीं है। हमारे पास पैसा, जिसका मतलब ये नहीं कि हम सभी चीजों को खरीद सकते हैं, सभी आवश्यक वस्तुओं को, सेवाओं को खरीद सकें, क्योंकि आय सिर्फ एक सूचक नहीं है, संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं, सिर्फ आय के द्वारा ही हम सभी चीजों को खरीद नहीं सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम सभी चीजों को खरीद सकते हैं। वैसे उदाहरण क्या है कि अगर हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्यावरण क्या कहते हैं, प्रदूषण रहित पर्यावरण में रह रहे हैं। मतलब कि हम पर्यावरण ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो, यानी हम पर्यावरण प्रदूषण मुक्त स्थान को नहीं खरीद सकते हैं।
यहाँ तक कि हम बिना मिलावट वाले दवाओं को भी नहीं खरीद सकते हैं। अब ये हम सोचें कि हमारे पास पैसा है तो हम पर्यावरण को यहाँ से प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर देंगे अकेले, तो ये असंभव है। या हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम बिना मिलावट वाली दवाओं को खरीद सकते हैं। ये सब कैसे हो सकता है कि हम पहले से ही उन स्थानों का चुनाव करें, उन समुदायों का चुनाव करें जो मिलकर इन सभी क्या है, इन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। यानी कि हम ऐसे समाज में जाए जहाँ पे प्रदूषण, सभी व्यक्ति प्रदूषण को मुक्त पर्यावरण को मुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समुदाय में जाए तब जाके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे संस्थाओं, हम सभी लोग मिल के अगर मतलब ये ठाने कि दवा जो होगा वो मिलावट युक्त नहीं बनेगा, सभी लोग मिलकर प्रयास करें, तब हो सकता है कि दवाएं जो होंगी वो मिलावट युक्त नहीं होंगी। एक व्यक्ति अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकता, भले उसके पास कितना ही पैसा। हम पैसे के दम पे संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, विभिन्न बीमारियां होती हैं, उससे भी बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों को खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि पैसे के दम पे हम कुछ नहीं खरीद सकते। देखिए तो हम पैसे के दम पर, अपने आय के दम पर किसी भी महत्वपूर्ण चीज को नहीं खरीद सकते, जबकि पूरा समाज उसमें क्या करे, पूरा समाज मिलकर सहयोग न करे। वास्तव में देखिए, वास्तव में ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण चीजों के लिए क्या है, जो हमारा जीवन है बहुत महत्वपूर्ण चीजों के लिए अच्छा तथा सस्ता तरीका है। मतलब कि इन वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं तो सेवाओं को सामूहिक रूप से, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर सामूहिक रूप से कोई भी वस्तु है, कोई भी जो समाज में कमियां हैं तो वो सामूहिक रूप से ही दूर किया जा सकता है, अकेले दूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी स्थान या इलाके में सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना सस्ता है। किसी इलाके में या किसी समाज में हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं कि सामूहिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। न कि अब हर घर में जाके एक गार्ड की नियुक्ति की जाए, वो ज़्यादा परेशानी होगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो समाज को सामूहिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से हम किसी भी चीज़ का कोई भी कमी है तो उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अकेले दूर करना क्या है, असंभव है। जैसे कि आपके गांव में, अगर आपके गांव में ऐसा कोई स्कूल है जिसमें कोई भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, आपके गांव में कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, तो आप भी उस गांव के स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप कैसे पढ़ेंगे कि आपका नाम जो वो दूसरे स्कूल में लिखवाया जाए, या दूसरे जो सरकारी स्कूल होते हैं या जो क्या होते हैं निजी संस्थाएं होती हैं, निजी स्कूल होते हैं, उसमें आपका नाम लिखवाया जाए। और तभी वहाँ भी आप तब पढ़ सकते हैं जबकि आप क्या हो कि वहाँ भी पढ़ने वाले बच्चे, अगर वहाँ भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तभी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप तभी पढ़ पाएंगे जब वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं समाज में शिक्षा से संबंधित उसको दूर करने के लिए सरकार प्रयास करे। यानी कि जो शिक्षा की कमियां हैं उसको, उस समस्या को सरकार दूर करे। उसके लिए विभिन्न संस्थाएं खोली जाएं, स्कूलें खोली जाएं। या हम देखते हैं कि लड़कियां होती हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़े स्तरों के बड़ी क्या कहते हैं कि इंटर या उच्च लेवल की पढ़ाई होती है वो उतनी नहीं कर पाती हैं। तो ये समाज में समस्याएं होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए समाज के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जिससे क्या हो सकता है कि बच्चों के साथ साथ बालिकाएं भी क्या कर सकती हैं, समाज में उच्च शिक्षा हासिल कर सकती हैं। तो ये जो सब कमियां हैं वो देखी जाती हैं। तो जो सार्वजनिक सुविधाएं, इसका मतलब क्या है कि सभी लोग उन सुविधाओं का जो उपयोग करें वो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। तो अब अगला पॉइंट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मानव विकास रिपोर्ट। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI से क्या कहता है, HDI। देखिए
मानव विकास रिपोर्ट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो विकास के किन किन पहलुओं पे विकास को देखा जाता है, विकास को किन किन पैमानों पे समझा जाता है, तौला जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, यानी कि उनकी जो औसत आय होती है व्यक्ति की, तो ये सभी चीजें क्या की जाती हैं, देखी जाती है। उसके बाद ही मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो देखिए, एक बार अगर हमें बात समझ में आ जाए, एक बात समझ में आ जाए कि आय महत्वपूर्ण है, आय क्या है, महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का पर्याप्त मापदंड नहीं है। आय, हमें ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आय तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आय के द्वारा हम विकास के स्तर को माप लें तो ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ आय के द्वारा हम विकास के स्तर को माप नहीं सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए, हम अन्न के बारे में विकास के जो विकास के मापदंड है उसको मापने के लिए विभिन्न चीजों के बारे में देखा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है, शिक्षा के बारे में देखा जाता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा उसमें मिली होती है, और यानी कि जीवन प्रत्याशा जो होता है, तो वो सभी अब जो रिपोर्टें तैयार की जाती हैं विभिन्न मैगजीनों के द्वारा, जो विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं जो रिपोर्ट तैयार करती हैं मानव विकास रिपोर्ट, वो किन आधार पर तैयार की जाती है। जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सिर्फ आय के को देखते हुए तैयार नहीं की जाती, बल्कि इसको आय के साथ साथ वो जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है, और जीवन प्रत्याशा के साथ साथ वो शिक्षा को भी देखा जाता है। उसके बाद ही मानव विकास जो रिपोर्ट होता है वो तैयार किया जाता है। तो उदाहरण अभी हम देखेंगे, उदाहरण के द्वारा कि किस तरह से मानव विकास जो होता है वो होता है। कुछ राज्यों, कुछ देशों के नाम हम लिख रहे हैं, श्रीलंका, भारत। मानव विकास जो रिपोर्ट है उसमें कुछ देशों के नाम हम देखेंगे। ये हो गया श्रीलंका, हो गया भारत, हो गया म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये कुछ देश हैं। अब देखिए, अब श्रीलंका है। अब श्रीलंका का, अब ये जो इस कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो जो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय कितना है, 11,326। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, 11। ये डॉलर में लिखा जा रहा है, इसमें डॉलर में। तो अमेरिका कितना है, 11,326। भारत का कितना है, 6,353। 6,353 डॉलर क्या है, 6,353 डॉलर। म्यांमार का कितना है, 5,567 डॉलर। 5,567 डॉलर। नेपाल का कितना है, लगभग 2,400 के आसपास। नेपाल का लगभग 2,400 डॉलर। और बांग्लादेश का 3,677 डॉलर। ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। अब इसके बाद क्या है कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो कितने साल तक जिएगा, उसका जो एवरेज निकाला जाता है उसी को क्या कहा जाता है, जीवन प्रत्याशा। तो जो श्रीलंका का जीवन प्रत्याशा है वो लगभग है 75.5 वर्ष। इसको वर्ष में निकाला जाता है तो श्रीलंका का कितना है, 75.5 वर्ष। भारत में कितना है, 68.8 वर्ष। म्यांमार का कितना है, 66 लगभग में मैं ज्ञात कर रहा हूँ, 66.7 वर्ष। और नेपाल का है 70.6 वर्ष। नेपाल का कितना है, 70.6 वर्ष। और बांग्लादेश का 72.8। यह जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति की एवरेज कितना वो जिएगा। अब अगला है कि अगला जो है वो है विद्यालय औसत आय, यानी कि विद्यालय में प्रवेश करने का औसत आय क्या होता है। तो जो श्रीलंका का है वो 10.9 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष 9 महीने। भारत का जो है 6.4 वर्ष 6 वर्ष 4 महीने। और 4.9 है म्यांमार का, यानी कि 4 वर्ष 9 महीने। और फिर 4 वर्ष 9 महीने कितना है नेपाल का है। और 5.8 वर्ष कितना है
बांग्लादेश का यानी कि 5 वर्ष 8 महीने। अब इसके बाद है एचडीआई। ये क्या है एचडीआई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो श्रीलंका का नंबर आता है 76वां रैंक है, भारत का जो रैंक है 130वां रैंक है, कुल देश में ये रैंक निकाला जाता है। इस तरह से 148वां रैंक है म्यांमार का, नेपाल का कितना है 149वां रैंक और 136वां रैंक किसका है बांग्लादेश। अब देखिए, अब जब हम इसको आंकड़े को देखते हैं, इन आंकड़ों को हम देखते हैं, ये आंकड़े ज्यादा पुराने नहीं है। इन आंकड़ों को देखते हैं, क्या देख रहे हैं, ये श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से ज्यादा है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, भारत एक विशाल देश है, इसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है ना। यहाँ तक कि श्रीलंका की जो जीवन प्रत्याशा है, लोगों की जीने की औसत आयु वो 75.5 है भारत के 68.8 के मुकाबले, यानी कि यहाँ पे आय भी इनकी अधिक है, जीवन प्रत्याशा भी अधिक। इसका मतलब ये है कि इन लोगों का ये स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने श्रीलंका ने, जबकि भारत के मुकाबले। अब इसके भी देखा जाए ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भी देखा जाए तो भारत का 130वां रैंक है और श्रीलंका का सिर्फ 76वां रैंक, यानी कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद जो श्रीलंका है वो भारत से हर क्षेत्र में अच्छा है। हर क्षेत्र में श्रीलंका का ये हम कह सकते हैं कि श्रीलंका का जो विकास है वो भारत से बहुत ही अच्छा है, छोटा देश होने के बावजूद। यहाँ तक कि अब अगर हम ये देखें कि जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की, यहाँ तक कि ये म्यांमार से बहुत ज्यादा नहीं है, म्यांमार से बहुत ही अधिक नहीं है प्रति व्यक्ति आय। भारत तो बड़ा देश है, म्यांमार छोटा देश, इसके बावजूद जो म्यांमार की प्रति व्यक्ति आय भारत से बहुत ही कम नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखा जाए कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो नेपाल और बांग्लादेश से भी कम है। भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या है, नेपाल और बांग्लादेश से भी कम है। और यहाँ भी देख लें कि जो ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट है, उसमें भारत का 130वां रैंक है और ये नीचे का जो बांग्लादेश है छोटा सा देश, उसका 136वां रैंक है। इसका मतलब यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसा देश भारत से ज्यादा पीछे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो विकास के क्षेत्र में भारत, हम ये कह सकते हैं इस आंकड़े के आधार पे कि विकास के क्षेत्र में भारत काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस आधार पे ये जो भारत, ये एशिया के कुछ देश थे, भारत के पड़ोसी देश, मुख्य क्या है भारत के पड़ोसी देश, उनमें श्रीलंका सबसे अहम दिखता है। श्रीलंका का विकास सबसे ज्यादा हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे प्रति व्यक्ति आय की गणना कर रहे हैं, जीवन प्रत्याशा की गणना कर रहे हैं या रैंकिंग की गणना कर रहे हैं, हर लिहाज से श्रीलंका भारत से अच्छा है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे देश है बांग्लादेश, नेपाल, वो भी 3 क्षेत्रों में, यहाँ पे देखिए नेपाल का जीवन प्रत्याशा भारत से अच्छा है। तो ये क्या है, इसी आधार पर क्या किया जाता है, विकास जो मानव विकास रिपोर्ट है वो इसी आधार पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार किया जाता है, सिर्फ आय के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य और ये जो इसके आधार पर ये नंबर्स जो है उनको किया जाता है। तो सिर्फ मानव विकास रिपोर्ट सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नहीं बल्कि शिक्षा के आधार पे और स्वास्थ्य के आधार पे भी तैयार किया जाता है। तो ये था मानव विकास रिपोर्ट। आई होप आपको मानव विकास रिपोर्ट के बारे में समझ में आया होगा कि मानव विकास जो रिपोर्ट है वो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं बल्कि जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति की औसत आय, उसको शिक्षा यानी कि हम स्वास्थ्य कर सकते हैं, और शिक्षा, इसके साथ साथ शिक्षा को भी देखा जाता है। तो ये था मानव विकास रिपोर्ट। अब आज का लास्ट जो पॉइंट है, आज का लास्ट टॉपिक जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता, देखिए हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, यानी कि हमने विकास को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम मान सकते हैं, कि जो कुछ विशेष देश हैं वो विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनकी आय अधिक है वो विकसित देश की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनके पास पर्याप्त पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, वो विकसित देशों की कैटेगरी में आया है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो विकसित देशों की कैटेगरी में आ रहे हैं।
मतलब आ गए। अब हम चाहेंगे कि ये विकास का जो स्तर है वो ऊंचा हो, यानी कि विकास का जो भी स्तर है वो नीचे न जाए बल्कि ऊपर ही हो, और वो भावी जो पीढ़ी है उस स्तर तक बना रहे। जो विकास का दर है वो भावी पीढ़ी के स्तर तक बना रहे। हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि भारत का भूमिगत जल है, भूमिगत जल। अब भूमिगत जल के संबंध में क्या है कि जो जमीन के अंदर का जल होता है उसी को भूमिगत जल कहा जाता है। तो कुछ रिपोर्ट तैयार की गई, उन रिपोर्टों के आधार पर ये देखा गया कि भारत के जो 300 राज्य हैं, सॉरी 300 जिले हैं, 300 जिले वे क्या है कि भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। और उन 300 जिलों में पिछले 25 वर्षों में क्या हुआ कि 4 मीटर भूमिगत जल का जो स्तर है वो 4 मीटर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। पिछले 25 सालों में क्या हुआ कि भारत के 300 जिलों में 25 सालों में 4 मीटर जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे चला गया। और इसके साथ साथ 1/3 जो राज्य हैं, सॉरी 1/3 जो जिले हैं वो काफी ज्यादा इन भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। भारत के 300 जिलों में से 1/3 जो जिले हैं वो बहुत अधिक मात्रा में भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। और अगर ये इसी प्रकार से भूमिगत जल का उपयोग करते रहे तो अगले जो 20 साल हैं, अगले 20 वर्षों में क्या होगा, अगले 20 वर्षों में ये जो 1/3 है, 1/3 लोग ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, वो बढ़ के कितना आंकड़ा हो जाएगा, 60% लोग। 60% लोग, इस समय हम कह सकते हैं कि 33% लोग भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उस समय क्या हो जाएगा, 60% लोग भूमिगत जल का उपयोग कर रहे होंगे आने वाले 20 सालों में, यानी कि 2040 तक 60% लोग भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं। अब भूमिगत जल का उपयोग कौन से राज्य ज्यादा करते हैं, तो भूमिगत जल का उपयोग जो सबसे ज्यादा करने वाले हैं उनमें पंजाब का राज्य आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये लोग, क्योंकि ये समृद्धशाली कृषि प्रदेश है, समृद्धशाली कृषि क्षेत्र में जो समृद्धशाली कृषि क्षेत्र है वही ये क्षेत्र है जहाँ पे ये लोग पानी का, भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी भारत का के राज्य जो हैं, जो पठारी क्षेत्र के जो राज्य हैं और जो पथरीली क्षेत्र के राज्य हैं, वहाँ पे भी भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पे भी भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय। अब भूमिगत जल क्या है, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। भूमिगत जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। इसको हम उपयोग करते हैं, ये समाप्त होता है, कम होता है, पुनः वर्षा के द्वारा क्या होता है, प्रकृति के द्वारा पुनः वर्षा के द्वारा यह पुनः लेवल हो जाता है। तो कब कहा जाता है कि हम भूमिगत जल का अति उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसको कब कहा जाता है कि जब हमने क्या किया कि भूमिगत जल का उपयोग किया और यहाँ तक मान लीजिए जमीन से यहाँ तक भूमिगत जल है, यहाँ तक हमने उपयोग किया। अब वर्षा के द्वारा भी भूमिगत जल पहले यहाँ तक था उसका स्तर, अब वर्षा के द्वारा भी स्तर यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। हमने इतना उपयोग किया था कि भूमिगत जल का स्तर यहाँ तक नीचे चला गया, और वर्षा भी हुआ तभी भूमिगत जल का स्तर यहाँ तक आया, यानी कि जहाँ लेवल पहले था लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब क्या है कि हम भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अगर वर्षा होती ज्यादा और फिर लेवल यहाँ तक पहुंच जाता जहाँ पे पहले था, तो इसका मतलब कि भूमिगत जल का समान उपयोग हो रहा है। लेकिन उतना वर्षा होने के बावजूद जो लेवल पहले इतना नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम भूमिगत जल का अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये तो पुनः वापस आ जाएगा, ये समाप्त तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो स्तर है जल का स्तर वो नीचे चला जा रहा है क्योंकि ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अब कुछ अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो एक बार उपयोग करने पे समाप्त हो जाता है। जैसे पेट्रोलियम होता है, उसे एक बार हम प्रयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा, उसके हमेशा खोज की जाती है, उसके नए खोज की जाती है। हो सकता है कभी ऐसा होता है कि नए जगह पे तेल का भंडार मिल गया तो वो भंडार में वृद्धि करता है। किसी हमेशा वैज्ञानिक जो खोज करते हैं तेलों के बारे में, तो कहीं पे मान लीजिए मिल जाता है कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में तेल का भंडार है, तो वो तेल का भंडार क्या करता है कि कुल भंडार में वृद्धि करता है। वो हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा क्योंकि वो अनवीकरणीय संसाधन है, उसका उपयोग हम करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। तो ये अंतर होता है, प्राकृतिक संसाधनों को हम दोहन कर रहे हैं तो वो तो पुनः वापस आ जाएगा, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन जिसका हम दोहन कर रहे हैं तो वह उपयोग में नहीं आएगा। तो एक और उदाहरण देखिए, इसके हिसाब से मैं आपको
बता रहा हूं कि किस तरह से अनधिकृत संसाधन जो तेल है वो किस तरह से समाप्त होने के कगार पर है। देखिए मध्य पूर्व के देश, मध्य पूर्व के देश हैं अमेरिका, एक हम मान रहे हैं, एक संपूर्ण विश्व मान रहे हैं। देखिए ये जो मध्य पूर्व के देश हैं उनमें ये जो भंडार है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भंडार। अब इनके पास कितना भंडार है, मध्य पूर्व देश के पास कितना भंडार है, 800 लगभग 807,000 मिलियन। ये भंडार जो है 1000 मिलियन में है, 1000 मिलियन। तो मध्य पूर्व के पास कितना भंडार है अभी तक, मतलब कितना भंडार बचा हुआ है, वो है 807 लगभग 807,000 मिलियन बैरल। इसमें बैरल में हम क्या करते हैं, तो 807,000 मिलियन बैरल ये पूरे मध्य पूर्व के पास बचा हुआ है। वही अमेरिका के पास कितना बचा हुआ है, 50,000 मिलियन बैरल। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल, 159 लीटर तेल होता है। एक बैरल में कितना होता है, लगभग 159 लीटर। तो ये इसके पास कितना, अमेरिका के पास 50,000 मिलियन बैरल। वहीं जो विश्व है उसके पास कितना, पूरे विश्व के पास 1696.6 यानी कि 1696.6 मिलियन बैरल। पूरे संसार के पास कितना है, 1696.6 हजार मिलियन बैरल आ गया बैरल। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो चलने की अवधि है, ये तेल जो है जो बचा हुआ कितने दिन तक और चलेगा। तो जो मध्य पूर्व देशों के पास 807,000 मिलियन बैरल तेल है, उसकी जो अवधि निश्चित की गई है वो 70 वर्ष है। इस अवधि को हम वर्ष में ज्ञात कर रहे हैं, तो 70 वर्ष। अमेरिका के पास जो 50,000 मिलियन बैरल तेल है वो कितने वर्ष तक चलेगा, लगभग इसका अनुमान लगाया गया 10.5 वर्ष यानी कि 10.5 वर्ष। वही जो संपूर्ण विश्व के पास है वो कितने दिन चलेगा, 50.2 वर्ष यानी कि 50 वर्ष 2 महीने ये चलेगी। तो अब इससे क्या ज्ञात होता है कि देखिए कि ये कुल जो अनुमान है उससे पूरे विश्व का जो एवरेज निकाला जाएगा। तो अब ये है कि जो पेट्रोलियम है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, सिर्फ 50.2 वर्षों तक चलेगा। जिन देशों के पास ये भंडार है, तेल के भंडार हैं, वो उसका उपयोग करते हैं। लेकिन भारत जैसे भारत देश है, भारत के पास तेल के भंडार नहीं, तो भारत क्या करता है, भारत उन तेलों को आयात करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। इसी प्रकार से अमेरिका क्या है, अमेरिका के पास इतने भंडार हैं वो इतने दिन तक चलेगा। लेकिन अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं कि अपने शक्ति के बल पर, क्षमता के बल पर वे दूसरे देशों से जबरदस्ती तेल को खरीदते हैं। तो उन हिसाब से ये देखा जाए तो जो ये अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो पुनः इसको प्राप्त करना असंभव है। तो इस तरह से जो अनुमानता है कि वो 50 साल तक चलेगा। तो ये है विकास की धारणीयता, यानी कि विकास की जो धारणीयता है वो इस हिसाब पे इससे डिपेंड करती है। वो एक निश्चित देश को लेकर नहीं बल्कि पूरे संसार को लेकर इस तरह से देखा जाता है। तो जो नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है उसमें अंतर यही है कि नवीकरणीय संसाधन का जितना भी उपयोग करेंगे वो तो पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग करेंगे तो वो समाप्त नहीं होगा। तो आई होप आपको ये आज का जो चैप्टर था कुछ पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। चाहे औसत आय की बात की जाए, चाहे सार्वजनिक आय की बात की जाए, मानव विकास रिपोर्ट की बात की जाए, चाहे विकास की धारणीयता, जिन उदाहरणों से मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।